सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ सिनेमा के सुपरस्टार पद्मश्री अनुज शर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अनुज शर्मा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी लोकेंद्र ने, जहां उन्होंने अपनी पार्टी में अपनी भूमिका समेत कई अहम मुद्दों पर अपने विचार रखे। दिखवाते हैं आपको। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। छत्तीसगढ़ की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी हर वो कोशिश कर रही है जिससे सत्ता में उसकी वापसी हो सके। ऐसे में 1 जून का दिन बड़ा अहम रहा। भारतीय जनता पार्टी को कई बड़े लोगों ने ज्वाइन कर लिया और उसमें एक बड़ा नाम छत्तीसगढ़ के कलाकार पद्मश्री अनुज शर्मा का भी है और उनसे बड़ी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को, और वो चर्चाओं में भी हैं। चर्चा इस वजह से क्योंकि एक तो पॉपुलर फेस है और छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर है तो क्या वो सत्ता वापसी करा पाएंगे, इसी पर करेंगे चर्चा। खुद अनुज शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। अनुज शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। और पहला सवाल यही सर कि कयास तो बहुत दिन से चल रहे थे, पिछले चुनाव में भी बड़ी चर्चा थी आपकी, लेकिन ज्वाइन करने का फैसला किया तो क्या उसके पीछे वजह, क्या कारण, क्या मोटिवेशन रहा आपका? देखिए, मैं बहुत लंबे समय से छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए काम करता आ रहा हूं और छत्तीसगढ़ में अब देख लीजिए, कोरिया से लेकर कोंटा तक मैं लोगों के संपर्क में रहा हूं पूरे छत्तीसगढ़ में। और आज भी जब हमने प्रवेश किया तो पूरे छत्तीसगढ़ से मेरे समर्थक, मुझे प्यार करने वाले, मुझे आशीर्वाद देने वाले सब लोग आए थे। और एक महत्वपूर्ण दिन था। तो बहुत दिनों से 23 साल का लंबा करियर रहा है मेरा सिनेमा का अभी तक। मैं अलग अलग माध्यमों से लोगों को एंटरटेन करते आया, लेकिन एक कलाकार के तौर पर मेरी एक सीमा है जिससे आगे जाकर मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर सकता या लोगों के लिए काम नहीं कर सकता। तो मुझे लगा राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से मैं सीधे उनसे कनेक्ट करके सीधे उनके लिए काम कर सकता हूं। और छत्तीसगढ़ की जनता ने इतना प्यार, आशीर्वाद मुझे दिया है कि मैं उनके प्रेम और इस प्यार और इस आशीर्वाद के बोझ तले दबा हूं। मुझे लगा राजनीति के माध्यम से मैं उनके लिए कुछ कर पाऊं। लेकिन सर, जब आपकी एंट्री हुई आज तो मुख्यमंत्री का बयान, जाहिर बात है आपने सुना होगा, और उन्होंने कहा कि कोई आए कोई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपके बारे में उन्होंने कहा कि आप तो पहले से उनके साथ जुड़े हुए थे। जब बीजेपी की सरकार थी तो अक्सर मुख्यमंत्री रमन सिंह से आपकी नजदीकियां हुआ करती थी, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इस बयान को किस तरीके से लेते हैं आप? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बहुत उन्होंने बात बिल्कुल सही कही। मैं एक राष्ट्रवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ था और काफी दिनों से जुड़ा हुआ था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए मैंने प्रचार भी किया है। और जब मैंने जीवन में यह फैसला किया कि मैं पूरी तरह से राजनीति में आऊंगा तो फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी को ही अपने लिए उचित पार्टी चुना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट पार्टी है जो राष्ट्र प्रथम कहती है। और मुझे लगता है मुझे ऐसी पार्टी के साथ काम करना चाहिए जो राष्ट्र प्रथम कहती है, परिवार प्रथम नहीं कहती। तो सर, फिर सवाल तो ये उठ रहा है ना कि 2018 में जब आप प्रचार भी कर रहे थे, आपकी नजदीकियां भी थी, तो उस समय में ऐसा क्या रहा जो अब परिस्थितियां बदल गई? और जो आप कह रहे हैं नेशन फर्स्ट पार्टी, तो उस वक्त भी थी बीजेपी, शायद उस समय भी आपकी जरूरत थी क्योंकि छत्तीसगढ़ में डाउन जा रही थी और उसके बाद जो रिजल्ट दिखे वो भी सबने देखे। तो उस समय में और इस समय में क्या फर्क आ गया कि उस समय आपने ज्वाइन नहीं की जबकि चर्चाएं थी कि आप उस समय भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन अब क्या परिस्थितियां बदली हुई नजर आई कि आखिरकार आपने फैसला लिया कि आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे? देखिए, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। उस वक्त मैंने फैसला नहीं किया था कि मैं राजनीति करूंगा, पूरी तरह से राजनीति के क्षेत्र में आ जाऊंगा, ये मैंने फैसला नहीं किया था। और अभी जब मैंने ये मन बनाया, मेरे परिवारजनों ने, मेरे चिंतकों ने, और ऐसा लगा कि अब हाँ, ये दिस इज द राइट टाइम, तो फिर उस समय मैंने राजनीति में प्रवेश किया। कलाकार राजनीति में काफी सक्रिय हैं, खासकर जिस पार्टी को आपने ज्वाइन किया है उसमें तो कई हैं। केंद्र में स्मृति ईरानी जी हमारी मंत्री हैं, इसके अलावा निरहुआ हैं, इसके अलावा गोरखपुर से सांसद रवि किशन हैं। आप अपनी भूमिका को किस तरीके से देखते हैं और जिस क्षेत्र से आए हैं आप सर, उसका राजनीति में जब कनेक्शन होता है तो उस कॉम्बिनेशन को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मैं अपने आप को देखता हूं भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य से कार्यकर्ता के तौर पे मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। ईश्वर की दया से, छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन, मेरे फैंस की वजह से मेरे जीवन को उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया है और मैं बहुत अपनी एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूं।
लेकिन मैंने इस बात को रियलाइज किया कि छत्तीसगढ़ की जनता का जो प्रेम आशीर्वाद मुझे मिला है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन को छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों के लिए समर्पित करूं, उनके लिए काम करूं, उनके बीच जाके काम करूं। इस बात का जब मैंने फैसला किया तो मैं इस क्षेत्र में आया हूं और मुझे तो पूरा छत्तीसगढ़ प्यार करता है, पूरा छत्तीसगढ़ मेरा है। अनुज शर्मा जी, लेकिन जिस पार्टी को आपने ज्वाइन किया है वैसे तो देश भर में बड़ी मजबूत है इस वक्त और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस वक्त कमजोर स्थिति में है, तो उसको भांपते हुए अभी क्या उम्मीद आपको इसी साल जो इलेक्शन होने हैं उसको देखकर नजर आ रही है बीजेपी में, और अपनी भूमिका आप किस तरीके की देख रहे हैं? क्योंकि चर्चाएं तो ये भी शुरू हो गई हैं कि एक फेस की जरूरत थी छत्तीसगढ़ बीजेपी को, और वो फेस क्या अनुज शर्मा पूरा कर सकते हैं? देखिए, मैं अपनी भूमिका तो ये देखता हूं कि जो पार्टी सुनिश्चित करेगी कि मेरी भूमिका क्या होगी, मेरा कार्य क्या होगा, ये सर्वाधिकार सुरक्षित है हमारी भारतीय जनता पार्टी के पास। पार्टी जैसा निर्देशित करेगी, मैं उस कार्य के लिए अपनी पूरी क्षमता के साथ, पूरी ताकत के साथ, मेरी जो योग्यता है उसके साथ मैं जी लगा के पूरी मेहनत से काम करूंगा। पहली चीज ये स्पष्ट होती है। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कमजोर है, इस बात का कांग्रेस को भ्रम है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये तय कर लेता है कि वो जीत हासिल करेगा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जैसे भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में है, छत्तीसगढ़ में भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की 2023 में सरकार बनी। एक चीज बताइए अनुज शर्मा जी, आज ओम माथुर की मौजूदगी में आपने बीजेपी ज्वाइन की। इन्हीं ओम माथुर जी से कुछ दिन पहले सवाल पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में सीएम कैंडिडेट कौन होगा, किसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे। रमन सिंह जी के साथ आपकी बड़ी करीबियां बताई जाती हैं, लेकिन उन्होंने उस वक्त रमन सिंह का नाम नहीं लिया, जो कि 3 बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। बहुत बड़ी बात होती है किसी भी व्यक्ति के लिए कि इतने लंबे समय तक किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ना रहे और मुख्यमंत्री रहा हो। लेकिन जब उनका नाम नहीं लिया गया और ये कहा गया कि केंद्र तय करेगा इलेक्शन के बाद, तो फिर क्या अब नई लीडरशिप तैयार की जा रही है और उसमें अनुज शर्मा जैसे लोगों को शामिल कराया जा रहा है ताकि एक नए फेस जनता को दिए जा सके? और पुराने फेस का क्या होगा सर इस बीच? देखिए, माननीय रमन सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे छत्तीसगढ़ के, और उन्होंने जिस तरह से छत्तीसगढ़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, आज इसके लिए छत्तीसगढ़ अपने साथ बने राज्यों से अग्रणी दिखाई देता है। उनका कार्यकाल छत्तीसगढ़ के लिए जो विकास की गाथा लिखा, आज उसी पे सरकार चल रही है। और रहा सवाल इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी ने जब 2003 में चुनाव लड़ा था, तब भी भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा था वो कमल का फूल था, और भारतीय जनता पार्टी का एक ही चेहरा होता है, वो है कमल का फूल। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हमारे आदरणीय बड़े नेताओं ने कहा है कि कमल के फूल के निशान पे हम चुनाव लड़ते हैं। आप चुनाव लड़ेंगे सर? इस चीज को लेकर कोई बातचीत हुई है? 2-3 सीटें सामने आ रही हैं, कोई डिसाइड हुई है आपके लिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस विषय में अभी कुछ इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि ये सारा कुछ तय करना है पार्टी को। मैंने कहा कि एक कार्यकर्ता के नाते मैंने ज्वाइन किया है पार्टी, जो निर्देश मुझे देगी उसका मैं पालन करूंगा। अच्छा, एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि मैं छत्तीसगढ़ प्राइड को बड़ा लेता हूं। हमने आपके कई वीडियोस भी देखे हैं और उसमें जब ये बात आती है कि ये तो छत्तीसगढ़िया बोलता है, ये क्या करेगा, इस तरह के आपने कई वीडियोस बनाए हैं सर, बड़े पॉपुलर हैं आप छत्तीसगढ़ लोगों के बीच। लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस का चेहरा है इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनको भी इसीलिए जाना जाता है कि वो छत्तीसगढ़ प्राइड की बात करते हैं, यहाँ के त्योहारों को मनाते हैं, उसमें खुद घुलते मिलते हैं, जो चीज शायद बीजेपी अपने शासन में नहीं कर पाई थी उस तरीके से। तो क्या आप जो छत्तीसगढ़िया प्राइड की बात करते हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हैं, क्या वो टच लाने के लिए भी आपको ज्वाइन करवाया गया इस वक्त पार्टी को? देखिए, छत्तीसगढ़िया प्राइड की बात कर रहे हो, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बात कर रहे हैं आप। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कुछ बताने दिखाने वाले होते हैं और कुछ करने वाले होते हैं। छत्तीसगढ़िया प्राइड वो है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़िया लोगों के मन की बात को समझे और छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। ये छत्तीसगढ़िया प्राइड की बात है। छत्तीसगढ़िया प्राइड की बात यह है कि इन 15 सालों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ने जो डेवलपमेंट करके दिखाया, पूरे देश में एग्जाम्पल सेट किया। ये छत्तीसगढ़िया प्राइड की बात है, ये काम करने वाली बात है। और एक बात होती दिखाने वाली बात नहीं, तो यहाँ का खान पान, यहाँ के त्योहार अगर उनको मनाया जाए, जैसे आप लोग केंद्र में हम देखते हैं
कि बड़े स्तर पर अभी जैसे संसद का ही उद्घाटन हुआ तो आप देखिए वहां पर जो भारतीय परंपराएं हैं उनको दिखाया गया। तो ये केवल दिखाने के लिए थोड़ी होती हैं सर चीजें। अगर मुख्यमंत्री कुछ कर रहे हैं तो वहां पर उनके अंदर से भी वो चीजें होंगी, तभी तो वो कर पा रहे हैं उन चीजों को। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने त्योहार अच्छे से नहीं मनाया। बिल्कुल उन्होंने मनाया, उनको मनाना चाहिए, हर छत्तीसगढ़िया को मनाना चाहिए। मैं भी अपने घर पे मनाता हूं जी। और मुख्यमंत्री जी मना रहे हैं, अच्छी बात है। अब यह है कि मुख्यमंत्री जी मना रहे हैं तो उसका कवरेज तो होगा। मैं भी अपने घर में मनाता हूँ, हरेली भी बनाता हूँ, तीजा भी मेरे घर में मनाते हैं, पोला भी मनाते हैं। मैं भी नंदी की हर पोला में पूजा करता हूँ। मेरे घर में भी हरेली में त्योहार मनाते हैं, सारे त्योहार मनाते हैं, हर छत्तीसगढ़िया मनाते हैं। वो प्रदेश के मुखिया हैं तो उनका कवरेज होता है, बस यही बात है। हर छत्तीसगढ़िया अपने तीज त्योहार को क्यों नहीं मनाएगा, अपनी परंपराओं को क्यों नहीं निभाएगा, अपने संस्कारों को प्राउड क्यों नहीं करेगा। मैंने तो अपने बच्चे का नाम छत्तीसगढ़ी में रखा है। अच्छा, एक बात बताइए अनुज शर्मा जी, एक खबर और चल रही है कि अगले 15-20 दिन में, जैसे आज आप तमाम लोगों की एंट्री हुई पार्टी में, कुछ और बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले 6 महीने से तो हम बदलाव ही देख रहे हैं भाजपा के अंदर। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, यहाँ के नेता प्रतिपक्ष बदल दिए गए, यहाँ के प्रभारी बदल दिए गए और अब नए नए लोगों की एंट्री हो रही है। तो चुनाव से इतने करीब आकर क्या और बदलाव भी हमें आने वाले समय में अभी देखने को मिलेंगे, और ये बदलाव आखिर हो क्यों रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या नजर आती है? देखिए, जब पार्टी चुनाव में जाती है तो बहुत सारी तैयारियां होती है और ये सब तैयारियों का हिस्सा है। और मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। एक चीज और यहाँ पर कि आप कह रहे हैं कि मैं छत्तीसगढ़ को बेहतर समझता हूं, जमीन से जुड़ा हुआ हूं, और आपको वो एक एडवांटेज भी है कलाकार होने के नाते कि आपने चीजों को बखूबी समझा भी है। लेकिन कुछ दिन पहले, और छत्तीसगढ़ की जो आत्मा है सर, वो आदिवासियों को हम उससे अलग नहीं कर सकते हैं। अभी एक बहुत बड़े आदिवासी चेहरा नंद कुमार साहब बीजेपी को छोड़कर चले गए और ये कहा जा रहा है कि वहां पर अपमान किया जा रहा था एक आदिवासी चेहरे का। जब प्रदेश अध्यक्ष बदले गए तब भी इस तरह की बातें कही जा रही थी। तो अभी भी क्या वो एक कमी आपको लगती है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में अगर आदिवासियों की बात नहीं करेगी तो कैसे आगे बढ़ पाएगी? वो कमी आपको नजर आती है? और क्या वाकई पार्टी के अंदर आदिवासियों को लेकर वैसी विचारधारा नहीं है जिस तरह के आरोप पिछले दिनों लगे? आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या और कितना चाहिए कि एक पार्टी आपको कितनी बार विधायक बनाए, कितनी बार लोकसभा में भेजे, कितनी बार आपको प्रदेश का अध्यक्ष बनाए, कितनी बार आपको राज्यसभा में भेजे, कितनी बार आपको अलग अलग बॉडीज का चेयरमैन बनाए। और अगर आप नंद कुमार साय जी की उम्र का टोटल करेंगे तो वो ज्यादा समय किसी न किसी पद पर रहे, और ये सारे के सारे पद भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बावजूद आपके अंदर संतोष होना चाहिए, बड़ों में बड़प्पन का होना जरूरी। और ये बात किस जगह पर नंद कुमार साय जी छोटे साबित हुए, और जिस पार्टी ने उनके जीवन में इतनी सारी सफलताएं थी, उस पार्टी को इस उम्र में छोड़कर जाना ये उनकी गलती थी। लेकिन बधाई हो कांग्रेस को जो ऐसे नेता उनके पास गए। युवाओं की बड़ी बात हो रही है। पिछले 3-4 महीने में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो संगठन है वो जिला स्तर पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है सर। और युवाओं को लेकर पिछले दिनों एक बड़ा फैसला भी हुआ बेरोजगारी भत्ता का। आप खुद युवा हैं, क्या वो काफी है? और आपके विजन में युवाओं के लिए ऐसी क्या कमी इस सरकार में रह गई जो आगे बीजेपी कर सकती है? क्योंकि इतना लंबा समय तो बीजेपी को भी मिला, तब भी यहाँ रोजगार का संकट था, छत्तीसगढ़ में बात होती थी। तो आप क्या सोचते हैं सर युवाओं को लेकर? ये सरकार ये तो मान रही कि ये रोजगार देने में असफल रही। अगर रोजगार देने में असफल ये सरकार नहीं होती तो बेरोजगारी भत्ता नहीं देती, और बेरोजगारी भत्ता किंतु मगर परंतु के साथ कि आपकी एलिजिबिलिटी इतनी कम हो कि हमको कम देना पड़ेगा। तो ये सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने लोगों को रोजगार देने में पूरी तरह से वो असफल रही है, इसलिए उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात कहनी पड़ी। अनुज शर्मा जी, वापस मैं अगर उस सवाल पर आऊं छत्तीसगढ़ प्राइड पर, तो एक तो छत्तीसगढ़िया की बात हो रही है, दूसरी तरफ राम को लेकर, धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर भी छत्तीसगढ़ में देखिए अब राष्ट्रीय रामायण महोत्सव हो रहा है। तो दूसरे प्रदेशों में या देश में आप ये कहते हैं कि चुनाव के समय कांग्रेस को याद आते हैं राम या धर्म याद आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उल्टे आरोप लग रहे हैं आप पर कि चुनाव का समय है तो छत्तीसगढ़ या प्राइड याद आ रही है, धर्म याद आ रहा है, ये तमाम बातें कही जा रही हैं। लेकिन असल में राम को लेकर हमने काम किया, हमने माता कौशल्या का मंदिर वहां पर बनवाया, राम वन गमन पथ की हमने बात करी, हम राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कर रहे हैं। बीजेपी केवल नाटक कर रही है।
आप बताइए, श्री रामचंद्र जी के मंदिर के लिए, राम जन्मभूमि के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कब से बात करनी शुरू की थी? आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, जनवरी में उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। कांग्रेस को समझ में आ रही बात कि भारतीय लोग जो है, भारत की जनता जो है, इस बात को जान गई है कि अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों के लिए जो सम्मान की भावना जागृत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस काम को किया है, उनको समझ में आ गया है कि उनको भगवान राम की शरण में आना पड़ेगा, वरना उनका उद्धार नहीं होने वाला। लेकिन वो भगवान राम की शरण में आने में देर कर चुके हैं, उनका सिर्फ बंटाधार होगा। उद्धार तो भारतीय जनता पार्टी को होगा, और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अनुज जी, ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से सरकार कह रही है कि हम कई सारी योजनाएं लेकर आए, पिछले दिनों बड़ी जो गोधन न्याय योजना है उस पर भी सियासत हुई। बीजेपी वाले कहते हैं कि ये तो युवाओं से केवल गोबर उठवाने का काम करना चाहती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उस योजना की बड़ी तारीफ हुई। इस तरह की योजना का क्या विरोध सही रहता है? और ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से भूपेश बघेल सरकार अपने आप को स्थापित करने में लगी है, उसका काट आपके पास कुछ है कि ग्रामीण इलाकों में हमारा ये विजन है, हम लेकर जा सकते हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इन बातों को तय करेगी, अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी, क्यों नहीं करेगी। और रहा सवाल इस सरकार का, तो ये सरकार ना पहले नरवा गरवा घुरवा पारी बोलिए, वो फ्लॉप हुआ, उसको ठीक से नहीं कर पाए। गौठान लाए, गौठान का पोल तो आप देख ही रहे हैं, झूठ पे झूठ, सिर्फ कागजों पे काम कर रहे हैं, कागजों पे दिखाने का काम कर रहे हैं, ढकोसला हो रहा है। अब जब जमीनी सच्चाई जानेंगे, और इस बात को छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है कि ये सरकार छल कर रही है छत्तीसगढ़ियों के साथ, तो अब इस बात का जब फैसला होने का टाइम आया, तो लोग लुभावन बातें करना तो जारी रख रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई अब आम जनता को पता चल चुकी। अब देखिए, जाके देखिए क्या हालत गौठानों। लेकिन एक बात, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसका पोल खोल रहे हैं। अनुज शर्मा जी, अब आपका जिस बैकग्राउंड से आप आए हैं उसकी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। आपने जो किया, आपको पद्मश्री भी मिला उसके लिए, बाकी छत्तीसगढ़ से ऐसा कोई कलाकार क्यों नहीं सामने आ पाया? छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री को हम क्या देश में ले पाए आज? क्योंकि भोजपुरी की इतनी बात होती है, हरियाणा की इंडस्ट्री की इतनी बात होती है, दक्षिण भारत की फिल्में तो अब पीट रही हैं बॉलीवुड को भी, लेकिन छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री क्यों कमजोर रह गई सर? देखिए, मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को कमजोर नहीं मानता हूं। जैसा कि बाकी की फिल्म इंडस्ट्रीज में फिल्मों के सक्सेस का रेशियो है, वैसा ही छत्तीसगढ़ में रेशियो है। अगर आप एट प्रेजेंट बात करें तो एक फिल्म ब्लॉकबस्टर चल रही है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में मेरी 4 फिल्में जो सिल्वर जुबली हुई है, 25 हफ्ते से ज्यादा चली हैं, 10 फिल्में हैं जो 50 दिन से ज्यादा चली है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस साइज का छत्तीसगढ़ी फिल्मों का मार्केट है, उसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ी फिल्में कमाल का परफॉर्म करती है। हम लोग बहुत कम बजट में फिल्म बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास स्क्रीन नहीं है, हमारे पास रिकवरी के साधन नहीं है। ये बात बताइए अनुज शर्मा जी, कई बार क्या होता है कि जो फिल्मों में हम देखते हैं तो लार्जर देन लाइफ एक कैरेक्टर होता है, लोग उसको बड़ा पसंद भी करते हैं। कई कलाकार आए, हिट भी रहे राजनीति में भी, लेकिन कई उस तरीके से मुकाम हासिल नहीं कर पाए। आप इसको लेकर आशंकित हैं, या आप केवल कार्यकर्ता की तरह भी काम करने आए? कोई उस तरह का विचार नहीं है कि मुझे कोई बड़ा चेहरा बनना है राजनीति के अंदर? कोई वो एक महत्वाकांक्षा है अंदर से कि राजनीति में भी कुछ करना है तो पद तो चाहिए, तभी सेवा कर पाएंगे। कार्यकर्ता रहकर तो एक पार्टी की सेवा हो पाएगी, लेकिन जनता की सेवा करने के लिए तो कोई पद लेना पड़ेगा। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आया हूं पार्टी, और मैं कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा। रहा सवाल पहचान का, छत्तीसगढ़ की जनता मुझे बहुत स्नेह करती, बहुत प्यार करती, सब मुझे जानते हैं। आप सबके आशीर्वाद से, छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से मेरा जीवन बहुत सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता का एहसान है मुझ पे, जो उनका प्रेम, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। तो मुझे लगा कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसके जरिए मैं उनकी सेवा कर सकता हूं, और मैं इसके लिए आया हूं, किसी महत्वाकांक्षा के साथ नहीं आया हूं। अब छत्तीसगढ़ी अंदाज में सर कलाकार हैं, इतना अच्छा गाते भी हैं, तो छत्तीसगढ़ी अंदाज में अगर कुछ नहीं दर्शकों तक मैसेज पहुंचाएंगे तो फिर ये बातचीत अधूरी रह जाएगी। देश मया मोर भारत गीता, दाई दादा मोर रामो सीता, दया मया मोर परवाठानी, पर के सेवा मोर सिखानी, यही मोरे जिनगानी मैला हरियाओ रे, सीधा म सीधा नहीं तडोमी करियाओ रे, छत्तीसगढ़ियाओ रे।
भारत माँ के रतन बेटा बढ़ियाओं का, मैं छत्तीसगढ़ियाओं रे, मैं छत्तीसगढ़ियाओं रे। सर, अपने विरोधियों को भी कुछ इसी अंदाज में कुछ सुनाना चाहेंगे क्या कि मेरी एंट्री हो गई है राजनीति में? मैं तो मुरझाया फूल महकता गुलाब कर दूंगा और टाइम आते मैं थोड़ा हिसाब कर दूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपकी नई पारी के लिए अनुज शर्मा जी, और उम्मीद है कि शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, आपकी ये जो नई पारी है ये अच्छी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये थे अनुज शर्मा जी। एंट्री हो गई है इनकी राजनीति में, अब बीजेपी के लिए कितना कमाल कर पाते हैं ये देखने वाली बात। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।